उर्वरक आयात मूल्य में वृद्धि से प्रभावित होगा भारत का रबी फसल उत्पादन। भारत को घरेलू रासायनिक उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के उपाय करने ही होंगे। लेखक नंतू बनर्जी। यह समझना मुश्किल है कि अपनी आज़ादी के 78 साल बाद भी दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत अपनी 1.46 अरब से ज्यादा आबादी का पेट भरने के लिए आयातित उर्वरक पर भारी निर्भरता बनाए हुए है। चीन द्वारा अक्टूबर के मध्य से निर्यात निलंबित करने के बाद भारत में सर्दियों के सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल सीजन से पहले उर्वरक मूल्य में अचानक वृद्धि हुई और इसमें आगे भी वृद्धि की संभावना बलवती हो गई है, जो विशेष रूप से गेहूं के साथ साथ चना, मटर, सरसों और जौ जैसी अन्य फसलों के उत्पादन और मूल्य को प्रभावित करेगी। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। रबी की फसलें शरद ऋतु अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती हैं और वसंत मार्च से अप्रैल में काटी जाती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक आयातक बना हुआ है, जबकि रूस के बाद चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक निर्यातक रहा है। चीन ने अगली सूचना तक उर्वरक के निर्यात को निलंबित कर दिया है। चीन से टीएमएपी, तकनीकी मोनो अमोनियम फॉस्फेट जैसे विशेष उर्वरकों और एडब्लू जैसे यूरिया समाधान उत्पादों के साथ साथ डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट और यूरिया सहित पारंपरिक मृदा पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं होगी। बताया जाता है कि भारत लगभग 95% विशेष उर्वरक चीन से आयात करता है। देश में सालाना लगभग 2,50,000 टन विशेष उर्वरकों की खपत होती है, जिनमें से लगभग 65% का उपयोग रबी मौसम के दौरान किया जाता है। वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों में दक्षिण अफ्रीका, चिली और क्रोएशिया शामिल हैं। भारत में रासायनिक उर्वरक उत्पादन इतना कम है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान देश में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले यूरिया का आयात भी दोगुने से अधिक बढ़कर 58.62 लाख टन हो गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान भारत ने 24.76 लाख टन यूरिया का आयात किया था। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार नवंबर महीने और दिसंबर के लिए लगभग 17.5 लाख टन उर्वरकों का आयात प्रस्तावित है। उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार चीन द्वारा निर्यात निलंबन के मद्देनजर आयात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है, ताकि न केवल बढ़ती घरेलू मांग को पूरा किया जा सके, बल्कि निकट भविष्य के लिए बफर स्टॉक भी बनाया जा सके। हाल के निर्यात मूल्य आंकड़ों के आधार पर उर्वरकों के प्रमुख आयात स्रोत रूस, कनाडा, अमेरिका, मोरक्को, सऊदी अरब और नीदरलैंड हैं। भारत अपने लोगों का पेट भरने के लिए अपने मजबूत कृषि उत्पादन को बनाए रखने हेतु यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी जैसे कई प्रकार के उर्वरकों के साथ साथ विभिन्न एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरकों का आयात करता है। सरकार की प्राथमिक मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत खाद्यान्न, चावल, गेहूं या मोटा अनाज पूरी तरह से मुफ्त प्रदान किया जाता है। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय इस अवधि में लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपए है। इसके लिए कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि आवश्यक है। देश में साल दर साल उर्वरकों के बड़े पैमाने पर आयात के कारण कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2024 से 2025 में कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2025 से 26 के लिए विकास लक्ष्य 3.5% है। बड़े पैमाने पर उर्वरक आयात और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली नकद सहायता ने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद की है। भारत के लिए अपने कृषि उत्पादन को आयातित उर्वरक पर अत्यधिक निर्भर बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। देश को रासायनिक उर्वरकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा। जहां मौजूदा उर्वरक उत्पादकों को अपनी अपनी क्षमता का व्यापक विस्तार करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है, वहीं नई इकाइयों को तेजी से स्थापित करने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। रणनीतिक दृष्टि से खाद्य सुरक्षा से जुड़े भारत के कृषि उत्पादन को आयातित उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भर बनाना गलत होगा। यह विशेष रूप से तब और भी कठिन हो जाता है जब प्रमुख आयात स्रोत सीमित हों। इन स्रोतों में रूस, सऊदी अरब, ओमान, मोरक्को और चीन शामिल हैं। विशिष्ट प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत उन पर निर्भर करते हैं। भारत में कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, त्रावणकोर लिमिटेड, पारादीप फॉस्फेट्स जैसी कई उर्वरक कंपनियां हैं। इसके अलावा 2 बड़ी सहकारी समितियां भी हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको और कृषक भारती कोऑपरेटिव क्रिबको। मजबूत सरकारी समर्थन से भारत के उर्वरक उत्पादक एक चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहे हैं। चालू वर्ष के मध्य से आपूर्ति की कमी और अस्थिर वैश्विक कीमतों का सामना करने के बावजूद दीर्घकालिक आपूर्ति वृद्धि सहित सकारात्मक विकास हुए हैं। 2025 के मध्य में आपूर्ति संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुईं तथा घरेलू उत्पादन और आयात में गिरावट के कारण यूरिया और डीएपी जैसे प्रमुख उर्वरकों का भंडार तेजी से कम हुआ। वैश्विक आपूर्ति में रुकावट, विशेष रूप से आयातित डीएपी के लिए 2025 के मध्य में कीमतों में उल्लेखनीय उछाल का कारण बनी, जिससे उत्पादकों के मार्जिन पर दबाव बढ़ा और आधिकारिक सब्सिडी लागत में वृद्धि हुई। सरकार आयात बढ़ाकर घरेलू उत्पादन और मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए काम कर रही है, साथ ही यूरिया पर निर्भरता कम करने और संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक प्रयास भी कर रही है। घरेलू उद्योग को 2024 से 25 के लिए उर्वरक सब्सिडी आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण बजटीय सहायता मिली। कैबिनेट ने सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए रबी 2025 से 26 सीजन के लिए दरों को भी मंजूरी दे दी है। देश ने अगले 5 वर्षों के लिए डीएपी की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब के मादेन के साथ दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। घरेलू उर्वरक उद्योग रणनीतिक रूप से संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग की ओर बढ़ रहा है। इससे समग्र यूरिया उत्पादन में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन दीर्घावधि में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र अधिक स्वस्थ और टिकाऊ हो सकता है। एक कृषि प्रधान देश, जिसकी अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और जिसकी इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है, अपनी कृषि का भविष्य आयातित उर्वरकों पर नहीं छोड़ सकता। वास्तव में कृषि एक रणनीतिक क्षेत्र है। भारत के लगभग 42% कार्यबल कृषि में कार्यरत हैं और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17 से 18% का योगदान देता है। देश को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करके और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास जैसी पहलों के माध्यम से नवाचार करके उर्वरक आयात पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को समाप्त करना होगा। देश को पुराने उर्वरक संयंत्रों को पुनर्जीवित करने और नए संयंत्र बनाने, नैनो यूरिया जैसे विकल्प विकसित करने और अधिक संतुलित जैविक कृषि पद्धतियों की ओर बदलाव को बढ़ावा देने के लिए कड़े प्रयास करने होंगे।